नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपने अक्सर कुछ नाम सुने होंगे, जैसे कटरीना, बुलबुल, लीजा, हुदहुद, निसर्ग, निवार, अम्फान आदि आदि। जी हाँ, मैं कुछ उन तूफानों के नाम ले रहा हूं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तबाही मचा दी। इन तूफानों ने जिस तरह से एक विकराल रूप धारण किया, वह मानव जाति के लिए चुनौती है। क्या कभी आपने सोचा है कि इन तूफानों के ये नाम क्यों दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, इसकी क्या परंपरा है, इसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? आज हम इसी पर बात करेंगे। 5 नवंबर विश्व सुनामी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुनामी से क्या अभिप्राय है? सुनामी से तात्पर्य उन शक्तिशाली उफनती हुई लहरों से है जो अक्सर उन विशाल जलराशि के भीतर ही भीतर कहीं भूकंप, कहीं ज्वालामुखी, कहीं विस्फोट, कहीं भूस्खलन आदि के बाद उत्पन्न होती है। और ये सुनामी एक बहुत बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेती है। पृथ्वी पर जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनमें एक खतरनाक आपदा के रूप में सुनामी को भी लिया जाता है। 5 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेश ने अपने एक संदेश में मानवता को इस बात की ओर आगाह किया है कि हमें दुनिया में इन मानव जिंदगियों की रक्षा करने के लिए, आर्थिक नुकसान को बचाने के लिए समय पूर्व विकसित चेतावनी प्रणाली को लागू करना होगा। उसकी दिशा में शोध अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता को भी उन्होंने रेखांकित किया। उन्होंने उन देशों की सरकारों और तटीय समुदायों में पारस्परिक साझेदारी का भी आग्रह किया है, ताकि जब भी किसी इस प्रकार की चेतावनी मिले तो वे स्थानीय आबादी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए हर संभव उपाय करें। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में जो विनाशकारी सुनामी आई थी, उसे लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। उस सुनामी में 2 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी थी। आज भी दुनिया भर में लगभग 70 करोड़ लोग सुनामी की चपेट में आने से आशंकित हैं या वो रिस्क जोन में रह रहे हैं। इनको बचाने के लिए सबसे बेहतर उपाय यही हो सकता है कि हम हमारी चेतावनी प्रणाली को प्रभावी बनाएं, और जब भी इस तरह की चेतावनी मिलती है, हम उस जोखिम भरे क्षेत्र में रह रहे व्यक्तियों को बचाने के लिए, हमारी पशु संपदा को बचाने के लिए प्रयास कर सकें। संयुक्त राष्ट्र का यह लक्ष्य है कि 2027 तक वो ऐसी प्रणाली विकसित कर सके कि इन सभी व्यक्तियों को जीवन रक्षक अलर्ट की परिधि में ला सके। पिछले 1 सदी से अधिक के समय में दुनिया भर में 58 सुनामी की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें लगभग 3.25 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 280 अरब डॉलर से अधिक आर्थिक हानि हुई है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो प्राकृतिक आपदा है, वो कितनी घातक है। अंतर सरकारी महासागर विज्ञान आयोग के अनुसार सुनामी की लहरें उठने के चंद मिनटों के भीतर वो एक बहुत लंबी दूरी को तय करते हुए समुद्री तटों पर पहुंच जाती है और उनकी रफ्तार 800 किलोमीटर से भी अधिक हो सकती है। तो ये जो सुनामियां और चक्रवात आते हैं, इनको पूरी दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। चक्रवात यानी साइक्लोन, यह ग्रीक भाषा का शब्द है। यह शब्द साइक्लोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सांप की कुंडली। यह चक्रवात न केवल पृथ्वी पर दिखता है, वरन जो हमारे दूसरे ग्रह हैं, मंगल, बृहस्पति
और नेपच्यून वहां पर भी देखे जा सकते हैं। चक्रवातों के जो नाम है ये क्षेत्रों के हिसाब से होते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन में इसे टाइफून कहते हैं, तो उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में इसे हरिकेन कहते हैं। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में यह विली विली नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर में इसे साइक्लोन कहते हैं। इन तूफानों का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और विभिन्न क्षेत्रीय मौसम संगठनों के संयुक्त सहभागिता के आधार पर किया जाता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से उन तूफानों को पहचानने, आम आदमी को उसके बारे में सजग सतर्क करने और एक संवाद को कायम करने के लिए विभिन्न देशों के मध्य इसका उपयोग किया जाता है या उस दिशा में इसका विशेष लाभ होता है। नामकरण से पहले अक्सर उस तूफान की उत्पत्ति के क्षेत्र के आधार पर उसको एक विशेष पहचान दी जाती है, जैसे अटलांटिक, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। इस नामकरण की अपनी एक प्रक्रिया होती है। जैसा मैंने कहा, क्षेत्रीय मौसम संगठनों की इसमें अपनी विशिष्ट भूमिका होती है। यह तूफानों का नामकरण विभिन्न महानगरीय क्षेत्रों में स्थापित क्षेत्रीय मौसम संगठनों की ओर से किया जाता है, जैसे कि अटलांटिक क्षेत्र में नेशनल हरिकेन सेंटर और भारतीय महासागर के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इन नामों की एक सूची तैयार कर ली जाती है। प्रत्येक क्षेत्र के सदस्य देश अपने नामों की एक सूची तैयार करते हैं। ये नाम सामान्य तौर पर उस देश की भाषा, उस देश की संस्कृति और उस देश के उस परिवेश को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए भारतीय मौसम विभाग की विशिष्ट भूमिका होती है और जो सदस्य देश हैं जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड आदि, वे भी अपने नाम इसमें जोड़ते जाते हैं। तो इन नामों की उपयोगिता यही है कि जब भी किसी क्षेत्र में कोई तूफान आता है तो उस सूची में से अगले क्रमांक का नाम उसे दे दिया जाता है। यह नाम सामान्यतः सरल और छोटा होता है ताकि वो याद रह सके और जनता में किसी प्रकार का भ्रम न हो। यदि कोई तूफान बहुत अधिक विनाशकारी होता है तो उस नाम को दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, उसे स्थायी रूप से हटा दिया जाता है। इसकी जगह उसे एक नया नाम दे दिया जाता है। इन तूफानों के नामकरण का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि आपदा प्रबंधन एजेंसी इसको तूफान की जानकारी सरल और सहज रूप से संप्रेषित की जा सके। जब किसी तूफान का नामकरण कर दिया जाता है तो उसे पहचानना और समझना बड़ा सहज हो जाता है। इससे जनता, मीडिया और जो राहत एजेंसीज हैं उनके बीच में एक पारस्परिक समन्वय स्थापित करने में सहयोग मिल जाता है। बिना नामकरण के केवल संख्याओं और तकनीकी संकेतों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है उन राहत कार्यों को संचालित करना। नामकरण का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रभावशाली ढंग से संचालित करना, क्रियान्वित करना। किसी तूफान के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए उसे एक वैज्ञानिक और मौसम विज्ञानी विभिन्न प्रकार के डेटा एकत्रित संकलित करते हैं और इसी नामकरण से संभव हो पाता है कि इन विभिन्न तूफानों की अलग अलग नामकरण के कारण एक विशेष पहचान हो जाती है और उसके प्रभाव का विस्तृत व्यापक अध्ययन किया जाना संभव हो सकता है। पहले इन चक्रवातों का नामकरण अधिक सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक नहीं था। अक्सर इस नामकरण के पीछे उस क्षेत्र या तिथियों के आधार पर इन चक्रवातों को नाम दे दिया जाता था, लेकिन उससे अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। नामकरण पद्धति लागू करने से इन चक्रवातों को निश्चित रूप से पहचाना जाने लगा है। तूफानों के नाम को स्थानीय संस्कृति, मान्यताओं और भाषाओं को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। इससे जनता उन नामों को सही संदर्भ में समझ सकती है और उन्हें याद रख सकती है। उदाहरण के लिए भारतीय महासागर क्षेत्र में कुछ नाम संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, उर्दू और अन्य भाषाओं से भी लिए गए हैं। इस प्रक्रिया में सांस्कृतिक संवेदनाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही नामों को प्राथमिकता देने की परंपरा है जिसमें नकारात्मकता का भाव नहीं हो। वो किसी समुदाय, उसकी धार्मिक परंपराओं
उसकी सांस्कृतिक भावनाओं, उनकी अभिरुचियों को किसी प्रकार से ठेस न पहुंचाए, चोट न पहुंचाए। उदाहरण के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसमें एक सकारात्मकता का भाव या सकारात्मक प्रतीक जुड़े हुए हों, जिनका किसी प्रकार से एक भावनात्मक जुड़ाव भी हो। तूफान का नाम सामान्यतः न्यूट्रल होता है। तूफान का नाम किसी राजनीति, धर्म, समुदाय, लिंग या संस्कृति से इस तरह से जुड़ा हुआ नहीं होता है जहां उनकी भावनाओं का अवमानना होती हो। तूफान का नाम अपमानजनक या क्रूर नहीं होना चाहिए। नाम छोटा हो, बोलने में आसान हो तो वह सहज होगा। सामान्यतः यह ध्यान रखा जाता है कि तूफान का नाम जो है अधिकतम 8 अक्षरों में हो। इस प्रकार की एक सामान्य नीति है जिसका अनुसरण, जिसका पालन प्राय सभी देश करते हैं। तो जैसा शुरू में कहा गया, इन तूफानों को दिए गए नाम पहले से ही निर्धारित होते हैं। अटलांटिक तूफानों के लिए 6 वर्णानुक्रमित नामों की सूचियां हैं, जिनका रख रखाव विश्व मौसम संगठन की ओर से किया जाता है। ये सूचियां प्रति 6 वर्ष के अंदर रिपीट होती है। इसलिए 2024 की जो सूची है, जो अल्बर्टो से प्रारंभ हुई और विलियम पर उसका समापन होता है 2030 में, फिर इसका उपयोग किया जा सकेगा। पहले तूफान संयोगवश चुने जाते थे, कोई पूर्व निर्धारित योजना नहीं होती थी। उदाहरण के लिए एक तूफान जिसे एंटेजे नामक नाव को क्षति पहुंचाई थी, उसे एंटेजे तूफान का नाम दिया गया। सैकड़ों वर्षों पूर्व संत दिवसों के नाम पर भी यह नाम देने की परंपरा रही है और कभी कभी इन तूफानों का नाम उस स्थान विशेष पर दिया जाता था जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है या जहां उसने प्रहार किया है। जैसे 1990 का ग्रेट गैल्वेस्टन तूफान। मौसम वैज्ञानिकों ने नामकरण की ऐसी प्रणाली भी अपनाई जिसमें पहले तूफान को ए और दूसरे तूफान को बी नाम दिया जाता था और इस प्रकार उसको आगे बढ़ाते थे। इस प्रकार प्रयोग होते रहे समय समय पर, लेकिन राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने 1953 में नामों की सूचियां बनाई है। पहले तूफानों के नाम में महिलाओं के नाम को प्रयोग करना अधिक प्राथमिकता पर था। 1979 से महिलाओं और पुरुषों के नाम का बारी बारी से उपयोग किया गया, क्योंकि कुछ महिला संगठनों ने इसका विरोध किया कि इससे ध्वनि निकलती है कि महिलाएं तबाही के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसलिए 1979 से महिलाओं और पुरुषों के नामों का उपयोग इन तूफानों के नामकरण में किया जाने लगा। 1979 से आज तक जो 6 सूचियां बनी हैं, प्राय वह रिपीट होती रहती हैं, जिनमें कुछ नाम कभी कभी हटाए जाते हैं या बदल दिए जाते हैं किसी कारण विशेष से। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में तूफानों के नामकरण के इतिहास का शोधपूर्ण उल्लेख किया गया है। तूफानों को व्यक्तिगत नाम देने की प्रथा ऑस्ट्रेलियाई मौसम वैज्ञानिक क्लेमेंट रेग ने शुरू की थी, जिन्होंने 1890 के दशक में अपने मनोरंजन के लिए तूफानों के नाम महिलाओं, पौराणिक पर्वों और राजनेताओं के नाम पर रखे थे। इसमें यह खास बात रेखांकित करने की है कि वे नाम वे थे जो क्लेमेंट को पसंद नहीं थे, या जिन व्यक्तियों को, महिलाओं को, राजनेताओं को वे पसंद नहीं करते थे, उनके नाम पर उन तूफानों के नाम वो रखते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तूफानों के व्यक्तिगत नाम देने की आधुनिक प्रणाली विकसित हुई, जब मौसम विज्ञानी अक्षांश और देशांतर पर आधारित कठिन नामों के बजाय महिलाओं के नाम, अक्सर अपनी पत्नियों या प्रेमिकाओं के नाम का उपयोग करने लगे। ये छोटे और आसानी से समझ में आने वाले नाम रेडियो पर प्रसारित होने की में भी उसे सुविधा होती थी, या किसी अन्य क्षेत्रों में यदि एक से अधिक तूफान आए तो उन्हें अलग अलग रूप से पहचानना भी संभव हो पाता था। 1953 में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान ने अटलांटिक बेसिन में तूफानों के लिए महिलाओं के नामों की वर्णानुक्रमित सूची बनाई। 1979 में जब महिलाओं के समूहों ने इसका विरोध किया तो महिलाओं के साथ पुरुष के नाम भी इस सूची में जोड़े गए। तूफानों के नाम हटाने की भी हमारे यहाँ परंपरा रही है, लेकिन नामकरण का इतिहास इस बात की ओर भी संकेत करता है कि हमारे यहाँ एक दौर ऐसा भी है, या कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं, जहां बिना किसी विशेष कारण के ये नाम हटा दिए गए। जैसे 1966 में फर्न का नाम बदलकर फ्रीडा कर दिया गया,
जिसके पीछे कोई स्पष्ट आधार नहीं था। 2017 में हॉर्वे, इरमा, मारिया और नेट इतने खतरनाक तूफान थे कि इन्हें बदल दिया गया। 2021 में केवल ईडा को बदला गया और जब यह सूची 2027 में फिर उपयोग की जाएगी, ईडा के स्थान पर ईमानी नाम होगा। पिछले साल इयान को इद्रिस और फियोना को फरहा से बदल दिया गया। विश्व मौसम केंद्र के अनुसार 1953 से अब तक 94 नाम हटा दिए गए हैं। इन तूफानों का नामकरण करते समय प्राय अंग्रेजी के अल्फाबेट्स में से क्यू, यू, एक्स, वाई और जेड को छोड़ दिया गया है और जब उस सूची के नाम खत्म हो जाते हैं तो विश्व मौसम संगठन एक अतिरिक्त सूची का आधार बना करके नामकरण करता है। ऐसा पिछले 15 वर्षों में केवल 2 बार हुआ है। पहले जब नाम खत्म हो जाते थे तो ग्रीक अक्षरमाला का उपयोग किया जाता था। 2011 में एक समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाए क्योंकि ग्रीक नामों के उच्चारण में बड़ी परेशानी होती थी। तो उस व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए इस परंपरा को बंद किया गया। भारत और भारतीय महासागर में पिछले कुछ वर्षों में आने वाले जो प्रमुख तूफान थे उनमें है फागी। यह तूफान 2019 में बंगाल की खाड़ी में बना था और मुख्य रूप से इसने उड़ीसा में भारी तबाही मचाई थी। इस नाम को बांग्लादेश ने प्रस्तावित किया था। अम्फान 2020 में फिर बंगाल की खाड़ी में आए हुए इस तूफान ने भारत और बांग्लादेश में काफी नुकसान पहुंचाया था। इसका नाम थाईलैंड ने प्रस्तावित किया था। निसर्ग, यह चक्रवाती तूफान 2020 में अरब सागर में उठा था और महाराष्ट्र और गुजरात में इसने भारी नुकसान किया था। यह नाम बांग्लादेश की देन है। तौकते, यह चक्रवाती तूफान 2021 में अरब सागर में उत्पन्न हुआ था और भारत के पश्चिमी तटीय इलाकों विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र में इसने भारी नुकसान पहुंचाया। इसका नाम म्यांमार ने दिया था जिसका अर्थ है छिपकली। यास, 2021 में बंगाल की खाड़ी में यह तूफान बना था जिसने उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों में बहुत नुकसान पहुंचाया था। इसका नाम ओमान ने दिया था जिसका अर्थ है जस्मीन का फूल। गुलाब, यह तूफान 2021 में बंगाल की खाड़ी में बना था और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को इसने प्रभावित किया था। इसका नाम पाकिस्तान ने दिया था। जवाद, 2021 के अंत में बना यह चक्रवात भी बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ और भारत के पूर्व तटीय क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रभाव देखा गया। यह नाम सऊदी अरब ने दिया था। बिपरजॉय, यह चक्रवात 2023 में आया था और इसका प्रभाव मुख्य रूप से गुजरात में हुआ था। इसका नाम बांग्लादेश ने दिया था जिसका अभिप्राय है आपदा। इसी प्रकार अटलांटिक महासागर क्षेत्र में आने वाले तूफानों में डोरियन, लौरा, इडा, फियोना, इयान आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार प्रशांत महासागर क्षेत्र में हगिबिस, गौनी, सुरिगे, रॉय, नोरो आदि प्रमुख साइक्लोन हैं जिन्होंने भारी तबाही मचाई थी। अटलांटिक क्षेत्र में चक्रवाती तूफानों के नाम तय करने की प्रथा 1953 में शुरू हुई थी। वहीं हिंद महासागर में इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों में भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका सम्मिलित हैं। इसके अलावा ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन को 2019 में इसमें शामिल किया गया था। यहाँ यह जानकारी भी महत्वपूर्ण होगी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने तूफान को कुल 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है। पहले वर्ग में तूफान में 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जिसमें नुकसान होने की आशंका बहुत कम होती है। दूसरे वर्ग में 154 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जिसमें कुछ नुकसान होने की आशंका रहती है। तीसरे वर्ग में 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जो काफी नुकसानदायक हो सकती है। वर्ग 4 में 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जिससे
भवनों को, इमारतों को काफी नुकसान होने की आशंका होती है। सबसे खतरनाक पांचवा वर्ग है, जिसमें 250 किलोमीटर से भी तेज हवाएं चलती हैं, जिसमें जान माल को नुकसान होने की आशंका सबसे अधिक होती है। तो देखा आपने किस प्रकार से हमारे देश में, दुनिया में तूफानों का नामकरण इसलिए किया जाता है कि इसके प्रभाव क्षेत्र का सही तरीके से विश्लेषण किया जा सके और इस दिशा में शोध अनुसंधान जारी रह सके, ताकि आने वाले समय में, भविष्य में मानवता की रक्षा की दिशा में हम आगे बढ़ सकें। एक छोटा सा अनुरोध, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें, ताकि हमारा ये जो अभियान है मीडिया, साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए विषयों पर लगातार आपसे संवाद करना, वो सक्रिय रह सके, आगे बढ़ सके। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।